हेलो दोस्तों, नमस्कार। विकल्प क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह जो भाग है एक महत्वपूर्ण भाग है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आज बात कर रहे हैं हम संविधान के बारे में, और संविधान का जो पाठ्यक्रम है वो किस किस परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपके सामने लिखी हुई है, जैसे रीट दे रहे हैं, रीट पात्रता दे रहे हैं जो एसएसटी वाले हैं। रीट मेंस में एसएसटी के साथ में अन्य जो सब्जेक्ट है उसमें भी पूछी जाती हैं राजस्थान पॉलिटिक्स से रिलेटेड। और ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, इनके प्रथम प्रश्न पत्र में जो संविधान का भाग रहता है वो रहता है। उसके साथ में पटवार, वीडियो कांस्टेबल, राजस्थान की अन्य भर्ती जो परीक्षाएं होती है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम बात करेंगे संविधान के सिलेबस के बारे में, संविधान में क्या क्या पढ़ना होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण रहता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो संविधान का जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट रहता है, पहला पॉइंट क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो संविधान में अपन शुरुआत करते हैं, संविधान की जो शुरुआत होती है, भारत का जो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास से इसकी शुरुआत की जाती है। तो जो पहला पॉइंट रहता है वो है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, इसका मतलब भारत में जो संविधान का विकास या संविधान की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो संवैधानिक विकास की जो शुरुआत होती है भारत में 1773 से के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो बना हुआ था 1947, वहां तक का जो इतिहास है उसे हम संवैधानिक विकास के माध्यम से जानते हैं। तो ये जो अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, उसके बाद 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जो नए अधिनियम आते हैं उसमें 1858 से लेके 1947 तक के जो अधिनियम है वो एक एक अधिनियम जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जो अधिनियम पढ़ा जाता है, दूसरा जो इसमें चैप्टर होता है वो चैप्टर की बात करते हैं कि भारत का संविधान का निर्माण किसने किया। तो भारत के संविधान का निर्माण करने वाले जो है वो संविधान सभा है। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली जो संस्था है उसे अपन संविधान सभा कहते हैं। और संविधान सभा के बारे में बात करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी, उसमें कितने सदस्य थे, संविधान सभा का जो गठन हुआ, संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या थी, संविधान की जो बैठक प्रारंभ होती है वो कब से होती है, संविधान में जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पूरी संविधान सभा पढ़ेंगे। तो संविधान सभा दूसरा चैप्टर रहेगा। अब संविधान सभा के द्वारा जब भारत का संविधान लागू कर दिया गया, जब संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे लागू किया गया, तो संविधान लागू होने के पश्चात संविधान में क्या क्या चीजें थी, तो तीसरा जो पॉइंट रहेगा अपना संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जिसे अपन संविधान की उद्देशिका कहते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना अपना ये तीसरा चैप्टर रहेगा। प्रस्तावना तीसरा चैप्टर, संविधान की प्रस्तावना। जैसे अभी एक सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, हम भारत के लोग यहाँ से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है, उद्देशिका है, संविधान के उद्देश्य इसमें दिखते हैं, संविधान की विशेषताओं के बारे में संविधान की प्रस्तावना में बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद चौथा जो पॉइंट रहता है वो संविधान की विशेषताएं। संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, संविधान की विशेषताएं। विशेषताओं के अंतर्गत जैसे भारत के संविधान की विशेषता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत का संविधान जो नम्य और अनम्य का मिश्रण है। भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। इस तरह से जो अलग अलग संविधान की विशेषताएं हैं वो विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और अगला जो पॉइंट रहता है संविधान की विशेषताओं के बाद, इसमें अपन शुरुआत करते हैं संविधान के भाग की। तो मूल संविधान जो है वो मूल संविधान की बात करते हैं। तो मूल संविधान में संविधान के भाग कितने थे, संविधान में अनुच्छेद कितने थे। तो मूल संविधान, यहाँ संविधान की बात हो रही है तो अनुच्छेद, भाग, भाग और अनुसूची, अनुसूची, ये इन तीनों के बारे में बात की जाती है। तो अनुच्छेद कितने, 395, भाग कितने, 22, और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां। अब
4 जो अनुसूचियां जोड़ी गई, बाद में जोड़ी गई, कौन कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये चारों अनुसूचियां जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? ये पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ये 1985 में जोड़ी गई थी, ये 1992 में जोड़ी गई और ये भी 1992 में जोड़ी गई। तो ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। कब कब जोड़ी गई थी? ये सन लिखे हुए हैं आपके सामने। तो ये संविधान के भाग 22 अनुसूचियां और अनुच्छेद, इनको पढ़ा जाता है। तो अब कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भाग रहते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे भाग 1, 2 ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम रहती है, फिर भी इसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो आगे जो देखते हैं, नेक्स्ट संविधान के जो भाग शुरुआत करते हैं, संविधान के भाग 1 में जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। अब संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर रखी है, तो केंद्र के बारे में बताया गया है, भारत के राज्यों के बारे में बताया गया है, इनके गठन कैसे किया जाता है, नए राज्य बनाना कैसे बनेगा, पुराना राज्यों को टुकड़ा करने हैं या सीमा किसी अन्य राज्य में मिलानी है, सारे जो प्रावधान है वो कौन से भाग में है? भाग 1 में। फिर भाग 2 की बात की जाती है, और तो भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। कोई व्यक्ति भारत का सदस्य होगा, सदस्यता कैसे दी जाएगी उसको, सदस्यता समाप्ति कैसे होगी, इन सारे चीजों के बारे में भाग 2 में बताया गया है नागरिकता। अब एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट भाग रहता है वो भाग 3 रहता है, और भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अब मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया, संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार हैं उसमें कुल कितने मौलिक अधिकार मूल संविधान में थे, वर्तमान में कितने हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अपन बात करते हैं, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? तो इसे अधिकार पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार पत्र कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग क्यों किया जाने लगा? तो आज से लगभग 1200 वर्ष पहले अंग्रेज के राजा के द्वारा अंग्रेज की जनता के लिए जो अधिकार पत्र जारी किया गया, और अधिकार पत्र को वहां मैग्ना कार्टा कहा गया था, इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कह दिया। अब अगला जो भाग है आपका भाग 4 है, और भाग 4 में जो बात की गई है, किसकी बात की गई है? तो भाग 4 में डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व की बात की गई है। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व जो हैं वो संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात की गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी राज्य की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में बता रखा है भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व है। नेक्स्ट जो भाग है वो भाग 5 है, और भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ सरकार है। किसका वर्णन कर रखा है? संघ सरकार का वर्णन कर रखा है। अब संघ सरकार का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? केंद्र के बारे में, केंद्र के बारे में बता रखा है। अब केंद्र में जो शासन की व्यवस्था संभालने की जो इकाइयां होती है वो 3 इकाइयां होती है, और तीनों इकाइयों का जो वर्णन कर रखा है वो कौन से भाग में कर रखा है? भाग 5 में कर रखा है। तो भाग 5 में क्या क्या आ जाता है देखिए। भाग 5 अनुच्छेद जो होता है वो अनुच्छेद आपका 52 से लेके, यस यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट और, भाग 5 से पहले भाग 4 क, भाग 4 क, भाग 4 क, और 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य।
अब मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर रखी है, तो देखिए मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य का वर्णन प्रावधान किया गया और एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की। और कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की? तो 7 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की। लेकिन संसद में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, उस 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए? 10। लेकिन बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा था, 11वां मौलिक कर्तव्य। और वो कब जोड़ा था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़े गए। संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद आपका 51 क। कितने मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में? तो वर्तमान में तो 11, मूल संविधान में एक भी नहीं। 10 कब जोड़े गए? 10 तो 42वें संविधान संशोधन। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं भाग 5 के बारे में। अनुच्छेद जो भाग 5 में अनुच्छेद शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक भाग 5 है। अब भाग 5 में शासन की जो इकाइयां है, संघ सरकार में जो शासन की इकाइयां है 3, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों का जो वर्णन कर रखा है वो भाग 5 में कर रखा है। तो इसमें आप ध्यान रखना, इसमें संघ सरकार का वर्णन कर रखा है। किसका वर्णन कर रखा है? संघ सरकार। और संघ सरकार की जो इकाइयां हैं इनका वर्णन कर रखा है। सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका काम करने वाली इकाई, व्यवस्थापिका कानून बनाने वाली इकाई, व्यवस्थापिका, और न्यायपालिका कानून का रिव्यू करने वाली इकाई। कानून का रिव्यू या कानून की समीक्षा करने वाली जो इकाई है उसे न्यायपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका है इसका जो वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 तक कार्यपालिका का वर्णन कर रखा है। व्यवस्थापिका, इसका जो वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 123 तक इसका वर्णन कर रखा है। और न्यायपालिका, इसका जो वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक इसका वर्णन कर रखा है। तो अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक जो वर्णन कर रखा है वो भारत में जो CAG महालेखा नियंत्रक परीक्षक है उसका वर्णन कर रखा है। आगे बात करते हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है। उपराष्ट्रपति का जो वर्णन कर रखा है वो अनुच्छेद 63 से लेके अनुच्छेद 70 तक उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन कर रखा है। उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का वर्णन जो कर रखा है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो वर्णन कर रखा है वो कौन से अनुच्छेद में कर रखा है? तो अनुच्छेद 74 व 75 में कर रखा है। 74 व 75। उसके बाद महान्यायवादी, जो केंद्र सरकार का वकील या भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी, उसका जो वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 76 में कर रखा है। ये जो भारत में काम करने वाली इकाई या कार्यपालिका के जो अंग है वो ये होते हैं राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इनका वर्णन इन अनुच्छेदों में कर रखा है। ये संविधान का भाग 5 का महत्वपूर्ण भाग होता है। आगे जो भाग है व्यवस्थापिका, जिसे अपन विधायिका कहते हैं, और विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कानून का निर्माण करना। और विधायिका का जो वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 79 से 123 और भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि संसद जो होगी, व्यवस्थापिका भारत में जो केंद्र में है वो संसद है, और संसद जो होगी उसका निर्माण जो किया जाएगा वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर किया जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 सदन है। उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। अनुच्छेद
79 में वर्णन कर रखा है संसद का, और अनुच्छेद 80 में वर्णन कर रखा है राज्यसभा का, और अनुच्छेद 81 में जो वर्णन कर रखा है वो लोकसभा का वर्णन कर रखा है। तो अनुच्छेद 79 और 80 में 79 में संसद का वर्णन है, 80 में राज्यसभा का वर्णन है और 81 में लोकसभा का वर्णन है। और संसद के जो अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इससे मिलकर संसद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, कानून। संसद का काम होता है कानून निर्माण का, और उस कानून की समीक्षा या रिव्यू करने का काम जो होता है वो न्यायपालिका, और न्यायपालिका का जो वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 124 से 147 तक। और भारत में जो न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई है उसे अपन बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और उसका जो वर्णन कर रखा है कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक। तो ये जो भाग है, भाग 5 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से, और भाग 5 में अपने को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151, इसमें जो वर्णन कर रखा है CAG एजी का वर्णन है जो 76 में है, और CAG का जो वर्णन है अनुच्छेद 148 से 151 में कर रखा है। ये भाग 5 है संविधान का, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, इसको पढ़ना होता है। नेक्स्ट जो भाग होता है आपका भाग 6, संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 में किसका वर्णन है? तो राज्य सरकार का वर्णन कर रखा है, राज्य सरकार का वर्णन। और जैसे अपन केंद्र में पढ़ते हैं 3 इकाइयां शासन की जो होती हैं, वैसे राज्य में भी शासन की 3 इकाइयां होती है। और अनुच्छेद इसका जो वर्णन कर रखा है 152 से लेके 237 तक, 152 से 237 ये संविधान के भाग 6 हैं, और ये राज्य सरकार के बारे में बताता है। और जो राज्य सरकार है इसमें शासन की जो 3 इकाइयां हैं वो कौन कौन सी है? वो सेम है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का जो हिस्सा होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो देखिए, कार्यपालिका का जो वर्णन कर रखा है 152 से लेके 167 तक कार्यपालिका का वर्णन है। और कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल का जो वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक कर रखा है। उसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का वर्णन कर रखा है, वो कर रखा है आपके अनुच्छेद 163 से लेके अनुच्छेद 163 से 164। उसके बाद कार्यपालिका का जो हिस्सा होता है वो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता, और ये राज्य सरकार का वकील होता है। जैसे केंद्र में केंद्र सरकार का वकील होता है वो महान्यायवादी होता है, वैसे राज्य में राज्य सरकार का जो वकील होता है वो महाधिवक्ता होता है। तो ये कार्यपालिका के, राज्य में जो कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, इन तीनों का जो वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 152 से लेकर 167 में कर रखा है। उसके बाद व्यवस्थापिका का जो वर्णन कर रखा है वो अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक, और अनुच्छेद 168 से 213 व्यवस्थापिका को अपन बोलते हैं राज्य में विधानमंडल। क्या कहा जाता है? विधानमंडल। और विधानमंडल का जो निर्माण होता है वो 3 अंगों से मिलकर होता है। विधानमंडल का निर्माण भी 3 अंगों से मिलकर होता है। किस किस से? राज्यपाल से, राज्यपाल, उसके साथ में विधान परिषद और विधानसभा, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल का या राज्य में व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, विधान परिषद जिसे ऊपरी सदन या उच्च सदन कहा जाता है, और विधानसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है। अब ध्यान रखना की बात यह है कि राज्यों में जो विधानमंडल है, बहुत से राज्यों में 1 सदनीय विधानमंडल है, और भारत के 6 राज्यों में जो है वो
2 सदनीय विधानमंडल है, यानी भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद कार्यरत हैं और बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा कार्यरत हैं। 1 सदनीय विधानमंडल है। तो ध्यान रखना है अपने, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कमेंट में आप बताना मुझे कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद कार्यरत हैं। तो ये विधानमंडल है, इसका जो वर्णन कर रखा है 167 में कर रखा है। राज्यपाल, आगे इधर कार्यपालिका में देखेंगे, विधान परिषद का जो गठन व उत्साधन है या गठन या समाप्ति है वो अनुच्छेद 169 में है, और विधानसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद का है, जो विधान परिषद की संरचना के बारे में बताता है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, विधान परिषद के अधिकतम सदस्य, न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 171। तो इसमें तो संरचना है और इसमें गठन है। अनुच्छेद 169 में गठन है, गठन और समाप्ति, और 171 में क्या है, संरचना। और इधर विधानसभा जो है, विधानसभा में अनुच्छेद 170 के तहत गठन विधानसभा का किया जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर आती है राज्य में न्यायपालिका की बात करते हैं, और न्यायपालिका का जो वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद 237 तक। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 214 से लेके अनुच्छेद 232 तक जिसका वर्णन कर रखा है उसे अपन राज्य में हाईकोर्ट बोलते हैं। और राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है, और उसकी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में, लेकिन खंडपीठ कहाँ पर है, वो जयपुर में स्थित है। और नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 233 से लेके अनुच्छेद 237, जिसे अपन डीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। डीसी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय जो हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं। भारत में जो न्यायपालिका है वो त्रिशंकु है, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे नीचे, हाई कोर्ट इसके ऊपर, और उसके ऊपर जो काम करने वाली संस्था है उसे बोलते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट। ये भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 237 तक जिसका वर्णन कर रखा है अपन, वो उसे न्यायपालिका, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ये भाग 6 है। भाग 5 में अपन ने संघ सरकार, भाग 6 में बात की है अपन ने राज्य सरकार के बारे में। अब बात कर रहे हैं भाग संविधान के, तो बहुत सारे हैं, 22 भाग है, 22 भाग के आपको नाम याद रखने हैं, लेकिन अपन ये बात कर रहे हैं कि कंपटीशन की दृष्टि से कौन सा भाग इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अपना जो भाग रहेगा वो भाग अपना बात करते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में जो लिखा हुआ है वो पंचायती राज के बारे में बता रहा है। पंचायती राज, और जो पंचायती राज है ये मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो अभी अपन ने बात थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, 1992 में एक संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन कौन सा, 73वां। और 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई है उसका जो प्रावधान किया गया संविधान में किया गया। और कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 243 में किया गया, और अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक किया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। ये जो अनुच्छेद है, कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 16 अनुच्छेद के में पंचायती राज का प्रावधान किया गया था। उसके बाद एक भाग और पढ़ना है, भाग 9 क। भाग 9 क, और भाग 9 क जो है वो किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है आपको, भाग 9 क जो है वो नगरीय निकाय या नगरीय प्रशासन से संबंधित हैं। शहरों की जो इकाइयां होती है नगरीय निकाय, उससे संबंधित है। और इसके लिए ये भी ध्यान रखना है, मूल संविधान में नहीं था तो बाद में जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था ये भी, और इसके तहत भाग 9 क जोड़ा गया और संविधान में नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 ZG तक कुल 18 अनुच्छेदों में नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय नगरीय निकाय है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में जो लागू है उसका वर्णन भाग 9 में कर रखा है। भाग 9 पंचायती राज और भाग 9 का नगरीय निकाय का वर्णन कर रखा है। लगे हाथ आपको यह भी बता दें यहाँ पे कि भाग 9 ख भी है, भाग 9 ख। और भाग 9 ख में क्या है, तो सहकारी समितियों का प्रावधान है। सहकारी समितियों का प्रावधान है। और जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां जो हैं वो 9 ख में है, और 9 ख में जो संविधान संशोधन हुआ वो 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2012 में, उसके तहत भाग 9 ख जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9 ख। और उसमें किसका वर्णन कर
रखा है, सहकारी समितियों का वर्णन कर रखा है। ये जो भाग है भाग 9, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भाग है। भाग 9 के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंचायती राज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नगरीय निकाय के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कौन सा भाग इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक आपका भाग है भाग 14, भाग 15 और भाग 18, और एक भाग आपका और आता है भाग 20। भाग 20 ये भाग भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए भाग 14 में क्या है, तो 14 में आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 315 से 323 तक। इसमें जो वर्णन कर रखा है लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा आयोग का वर्णन कर रखा है। और लोक सेवा आयोग कौन सा, इसमें जो वर्णन कर रखा है यूपीएससी का वर्णन कर रखा है, इसमें जो वर्णन कर रखा है एसपीएससी का वर्णन कर रखा है, और इसमें जो वर्णन कर रखा है जेपीएससी का वर्णन कर रखा है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रत्येक राज्य में जो कार्यरत हैं, जैसे राजस्थान में आरपीएससी अपन पढ़ते हैं उसका वर्णन है, और जेपीएससी या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है जिसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाएगा। उसका भी वर्णन कौन से भाग में है, भाग 14 में है। तो ये ध्यान रखना है जेपीएससी भाग 14 में। फिर आता है भाग 15। भाग 15 जो शुरुआत होती है अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। इसमें जो वर्णन कर रखा है वो किसका कर रखा है, भारत के निर्वाचन आयोग का, भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन कर रखा है, निर्वाचन आयोग का वर्णन है। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके बारे में कौन से भाग में वर्णित है, 15 में वर्णित है। और अनुच्छेद पूछा जाए आपको 315 से 323। एग्जाम की दृष्टि से ये भाग भी इंपॉर्टेंट रहता है। डायरेक्ट एग्जाम में आपको सिलेबस होता है, सिलेबस में दे रखा होता है निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग इसका मतलब भाग 15। नेक्स्ट भाग आपका भाग 18, और भाग 18 में क्या है, भाग 18 में दे रखी है आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। और आपातकालीन जो प्रावधान है वो भाग 18 में है। कौन सा भाग में है, 18 में है। और भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान जो दे रखे हैं वो कहां से कहां तक, अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों का वर्णन कहां कर रखा है, भाग 18 में कर रखा है। अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 में कर रखा है। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में पढ़ा जाता है। अगला जो भाग है आपका भाग 20, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। और भाग 20 में जो वर्णन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कर रखा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कर रखा है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन है कौन से अनुच्छेद में कर रखा है, तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 368, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कर रखा है। तो ये जो आपका सिलेबस रहता है, सिलेबस में ये जो भाग है इंपॉर्टेंट भाग है। इसके साथ साथ अपन पढ़ेंगे संविधान की सारी जो अनुसूचियां है, अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन और बात करते हैं तो संविधान में जो भारत में जितने भी आयोग हैं, आयोग जिसमें आपका एक तो संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, और एक आपका गैर संवैधानिक आयोग जिसे अपन वैधानिक आयोग भी बोलेंगे, गैर संवैधानिक आयोग। जितने भी आयोग हैं उन आयोग के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, गैर संवैधानिक या वैधानिक आयोग, वैधानिक आयोग। इन सभी आयोग में के बारे में भी बात करेंगे। जैसे संवैधानिक आयोग भी वैधानिक आयोग ही होते हैं, वैधानिक आयोग होते हैं वो, लेकिन इनका संविधान में वर्णन होता है, इनका संविधान में वर्णन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संवैधानिक होते हैं वो संविधान में वर्णित होते हैं, और गैर संवैधानिक होते हैं संविधान में वर्णित नहीं होते, दोनों वैधानिक ही होते हैं। अब यहाँ पर संवैधानिक कौन से, गैर संवैधानिक कौन से हैं, कौन कौन से आयोग है जो भारत में कार्यरत है, उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये आपका
स्टेट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से संबंधित सिलेबस है। जो संविधान अपन बात करते हैं, संविधान का सिलेबस है जो सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हर एग्जाम में इसके बहुत अच्छा वेटेज रहता है। आरएस में इसके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चन आते हैं। एसआई में इसके 20-25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका 15-18 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो इम्पोर्टेंट भाग रहता है। अपन विभिन्न तरीकों से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पहलुओं से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो रेगुलर इसकी क्लासेस बहुत जल्दी प्रारंभ की जाएगी यूट्यूब के माध्यम से, विकल्प क्लासेस उदयपुर के यूट्यूब के ऊपर। तो धन्यवाद। सिलेबस को आप रिव्यू कर रहे और अपना एक रजिस्टर बनाए, उसमें आपको सिलेबस को लिखना है। साथ में जब भी आपकी क्लासेस चलेगी आपको कंप्लीट नोट्स बनाना है। इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। बने रहिए विकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।